अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी हालात इस वक्त हम सबको पता है और यकीनी तौर से जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासी बेचैनी है, उसने हमारी मईशत को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। हम आज के इस प्रोग्राम में मईशत और मईशत में एक अहम सुतून जो हमारा स्टील इंडस्ट्रीज है, हमारा जो स्टील सेक्टर है, इसके ऊपर जरा फोकस करना चाहेंगे कि वो क्या वजूहात है जिसकी बिना पर वो सेक्टर जो कि आपके जीडीपी में तकरीबन 4% की कंट्रीब्यूशन है, लाखों लोगों का इससे रोजगार वाबस्ता है। और अगर पूरी दुनिया के हवाले से बात करें आलमी स्टील प्रोडक्शन के हवाले से, तो वो तकरीबन सालाना 1850 मिलियन टन है और पाकिस्तान का उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो महज 0.18%, यानी 1% से भी कम है। लेकिन फिर भी हमारी यहाँ इंडस्ट्रीज जो है वो जिंदा है, जिंदा रहने की कोशिश कर रही हैं और दीवार से सर फोड़ने के मुतरादिफ है। इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो जाते हैं इस्लामाबाद जाते हैं पॉलिसीज के हवाले से और सारी चीजों के हवाले से, तो सख्त मायूसी और नाउमीदी का उनको सामना होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें सरफहरिस्त अगर बात करें तो पाकिस्तान में एनर्जी शॉर्टेज जो है उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो काम नहीं कर पा रही। बिजली गैस की किल्लत, उनका ना होना, फिर एक्सचेंज रेट, महंगा डॉलर और रॉ मटेरियल, जब इंपोर्टेड इतना महंगा रॉ मटेरियल आएगा पाकिस्तान में तो किस तरीके से सनतें काम करेंगी। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक जो हमारी एक रेड टेप कल्चर है वो बहुत बड़ी रुकावट है। साथ ही साथ मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन हुकूमत जब बात करती है कि जनाब हम इस सेक्टर को फरोग देंगे, उस सेक्टर को फरोग देंगे, तो इस बीच में बहुत सारी चीजें रह जाती हैं और अभी भी हम देख रहे हैं कि सारी की सारी तवज्जो हुकूमत की जो है वो सियासी महाज के ऊपर है, पॉलिटिकल हालात के ऊपर है। इकोनॉमी को कोई नहीं देख रहा, जबकि सब बात यही कर रहे हैं कि हम इकोनॉमी को सही करने के लिए आना चाह रहे हैं। बहरहाल आज के इस स्टील सेक्टर के हवाले से जो मुख्तलिफ पेचीदा मसाइल को हम डिस्कस करेंगे, अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूं। हमें ज्वाइन किया है अब्बास अकबर अली साहब ने। आप चेयरमैन हैं अमरेली स्टील के। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब आपका। हमारे साथ इस वक्त हसन दाऊद भट्ट साहब भी मौजूद हैं जो कि साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सीपैक के। हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और जरक मोहसिन साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कि जो कि सीएफओ हैं एफएफ स्टील्स के। जरक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अमरेली स्टील के हवाले से अब्बास अकबर अली साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा। और बात यह कि हमेशा आपसे बात होती है, आप कहते हैं कि हम इस्लामाबाद जाते हैं, वहां पर बड़ा वो फारसी की आप हमेशा बात करते हैं कि गोयम नशस्तम बर्खास्तम, यही सारी चीजें होती हैं। कुछ नहीं बदला, न पिछली गवर्नमेंट में कुछ रविश बदली, न इस गवर्नमेंट में कुछ बदला। कुछ बदलाव आया है अब्बास साहब? जी, बड़े दुख के साथ कहता हूं कि जी कुछ भी बदलाव नहीं आया हुआ है। देयर इज नो चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पावर्स दैट बी इन इस्लामाबाद फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन and promotion of agriculture in the country. Industrialization is the only way where export surpluses can be generated. Firstly, we have to generate enough resources of production through industry for the local markets, and then we have to produce much more according to international quality so that exports can take place. So ये दोनों के ऊपर में कोई भी तवज्जो नहीं है, and the only problem is everybody wants to have their own share of the booty, and that is FBR को कह लें तो उसको टैक्सेस चाहिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री को कहें तो और कुछ चाहिए, इंडस्ट्रीज में जाइए तो वो और कुछ कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाएं तो और कुछ कहते हैं। एवरीबडी इज वर्किंग इन देयर साइलोज, सो हाउ कैन इंडस्ट्री प्रॉस्पर? एंड यानी इस वक्त सरमायाकार जो है, सनतकार परेशान है। जरा आपकी तरफ आऊंगा। ये जो बात की जा रही है कि बहुत ही एक तो ये होता है कि आप पहले सेटअप करने से पहले जो इतने पेचीदा मसाइल हैं जिनका सामना है, और फिर इस्लामाबाद की जो बात कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी की बात की जा रही है, अभी तक पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं आया। और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि हम नारे जरूर लगाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। जी जरक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सर। पहले थोड़ा सा करेक्शन, इट्स नॉट जरक मोहसिन, इट्स जरक खान।
جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے اور پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ بیوروکریسی از ناٹ ورکنگ اوور دیئر، اینڈ یہ جو پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے ایٹ بوتھ اینڈس، that leads to inaction on the bureaucracy part, on the private investor part. تو جتنی یہ ابھی instability and political uncertainty ہے تو bureaucrats plus the private investor development کے کام نہیں کرتے، private investor بھی رک جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کے گورنمنٹ نے ایک سرپرائز ہمیں دیا نومبر میں کہ جی ڈسکاؤنٹ ریٹ ان نے سب کہہ رہے تھے کہ کم کریں گے، دار صاحب بھی اناؤنس کر رہے تھے کہ جی ہم ڈسکاؤنٹ میں آ کے مارک اپ ریٹ، ڈسکاؤنٹ ریٹ یا کائبو ریٹ کم کروں گا، وہ الٹا بڑھا دیا نومبر میں، which was totally something which was not expected. ابھی یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ کے تھرو انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن انفلیشن دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کاسٹ پلس انفلیشن اور ایک ڈیمانڈ پل کی. ایک ہم یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا ڈالر کا ریٹ یا ان پٹ کاسٹ بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کے مارک اپ ریٹ سے نہیں کنٹرول ہوتی ہے. آپ کی وہ تو کاسٹ بڑھ رہا ہے، مارک اپ ول ایڈ ٹو دیٹ کاسٹ، وہ جو مارک اپ ریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا ہے اس کی وجہ سے انفلیشن مزید بڑھے گی. جو دوسری قسم کی انفلیشن ہوتی ہے جو ڈیمانڈ پل ہوتی ہے، جو ڈیمانڈ ملک میں بڑھ جائے، وہ آپ کائبور یا مارک اپ ریٹ سے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کنٹرول کرتے. دیٹ از ناٹ دا کیس ان پاکستان. لیکن ایسا کیوں ہے سر؟ لیکن ایسا کیوں ہمارے اکنامک مینیجرز جو ہیں وہ ہمیشہ سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل کرنے کے لیے وہ سپلائی سائڈ کو نہیں دیکھتے، وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیمانڈ کو کرٹیل کیا جا رہا ہے، لیکن آپ ایک بار پھر اگر کاسٹ پش انفلیشن ہے اس میں مزید آپ اگر اس کو کوشش کریں تو چیزیں اور مہنگی ہو جائیں گی. یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں اتنی مہنگی کر دو کہ اس کی ڈیمانڈ میں کمی آ جائے. یہ فارمولا ہمیشہ سے اپلائی کیا جاتا ہے پاکستان میں مانیٹری سائٹ پہ. سر بالکل، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. اکیڈیمک بکس میں ٹھیک ہے ڈیولپ کنٹریز کے لیے جہاں آپ کی ساری سپلائی چین جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی ڈیٹ مارکیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. ہمارے کیس میں صرف آپ کا مینوفیکچرنگ کنسرنس کو ڈیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. سپلائی چین undocumented economy کا حصہ ہے. آپ کی ریٹیلرز، ہول سیلرز، they are part of undocumented economy and they are not reliant on the debt market. تو مارک اپ ریٹ بڑھانے سے آپ ان کی کاسٹ یا ان کی جو نکاسی ہے اس کو بڑھا نہیں سکتے کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے. البتہ مینوفیکچرنگ کے کاسٹ آپ بڑھا دیں گے. ابھی ڈیولپ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ جی ان کے لانگ ٹرم لونز جو ہوتے ہیں یا ان کی ڈپریسیشن کاسٹ آلریڈی امورٹائز ہو چکی تھی. ہمارے کیس میں تو ابھی آپ کا وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، آپ کے نئے کارخانے لگے، انہوں نے نئے لونز لیے، ابھی کارخانوں نے اپنے لگانے کے لونز نہیں شیڈ آف کیے. تو ایک تو یہ ہو گیا سر. اور لاسٹلی یہ جو میں ایک اور پوائنٹ ادھر کروں گا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لحاظ سے باہر ملک میں ہمارے پاکستان میں کیا ہے کہ جی جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ مٹیریل یا کنسٹرکشن انڈسٹری کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو وی لک ٹو دا گورنمنٹ. ہم کہتے ہیں پی ایچ ڈی پی نہیں ہے، اے ڈی بی نہیں ہے، اینوئل ڈیولپمنٹ بجٹ پروونسز کی اسپینڈنگ نہیں ہو رہی ہے. وائی از دس دا کیس دیٹ وی آر اونلی ڈیپینڈنٹ آن دا گورنمنٹ کہ جی وہ صرف اسپینڈنگ کرے گی تو بلڈنگ مٹیریل چلے گا. باہر ملک میں اور ڈیولپ کنٹریز میں آپ کی پرائیویٹ سیکٹر بلڈنگ مٹیریل یا کنسٹرکشن کی پل بناتے ہیں. واٹ از ڈفرنٹ ان ادر کنٹریز اینڈ پاکستان از دیٹ ان ادر کنٹریز مارٹگیجنگ کے تھرو یا بینک فائنینسنگ کے تھرو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر لون لے کے بلڈنگز یا گھر یا وہ بناتے ہیں. بندہ پہلی جاب لیتا ہے، گھر بنانا شروع کر لیتا ہے مارٹگیجنگ کے تھرو. ہمارے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جی جب بندہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے تب وہ گھر بنانا شروع کر لیتا ہے. تو دس شفٹ فرام میکنگ اے ہاؤس ایٹ دا ایج آف 60 ٹو میکنگ ہاؤس ایٹ دا ایج آف 30 دس ریکوائرز کہ جی ہم مارٹگیجنگ یا بینک ہاؤس لون فائنینسنگ کو ترجیح دیں، اس کی پرائیورٹی بنائے. آپ کے اس پوائنٹ کو میں ذرا حسان صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. سر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو ہم ظاہر ہے کہ آپ فارمر پروجیکٹ ڈائریکٹر سی پیک کے بھی رہے. جب سی پیک کے حوالے سے سی پیک آ رہا تھا تو یہ تھا کہ پاکستان میں انڈسٹریز کا جال بک جائے گا، وہ ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر دوسری چیز یہ کہ پاکستان اس وقت 1/3 پاکستان جو ہے وہ سیلاب کے نیچے آیا اور پاکستان میں بہت زیادہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اب پی ایس ڈی پی فنڈز وغیرہ جو ہیں وہ لگیں گے، ریہیبلیٹیشن ہوگی، کنسٹرکشن ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اس وقت زرق نے جیسے کہا کہ پی ایس ڈی پی فنڈ تو اس وقت
وقت محال ہے ہم تو اپنے اور وہ کم کر کے اور ہم نیشنل کٹی جو ہے وہ اور کاموں میں لگا رہے ہیں, اپنے قرض وغیرہ اتارنے میں, اور جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہے اس کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں. اس طرح تو نہیں چلے گا کبھی بھی, اس طرح تو ہم 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. نواز صاحب تھینک یو, اور آپ کے شو میں آنے کا سب سے بڑا بینیفیشری میں ہوتا ہوں, کیونکہ یو انٹریکٹ ود پیپل لائک عباس صاحب اور زرق صاحب جو کہ اپنے ریسپیکٹو فیلڈز کے گرو ہیں. آئی تھنک سر کہ ہمیں جو اسپینڈنگ ہے, گورنمنٹ اسپینڈنگ ہے, یا گورنمنٹ کا اگر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آئی تھنک ہمیں اب پریگمیٹک پلاننگ کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شارٹ ٹرم سولوشن ڈھونڈیں فار لانگ ٹرم پرابلمز. آپ کی پرابلمز اب بڑھ چکی ہیں, وہ پرابلمز آر ایکچولی پوٹنگ اے لاٹ آف پریشر آن دی گورنمنٹ, اور وہ ان کی جو کیپیسٹی ہے, اور یہ صرف ایک پرٹیکولر گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, اوور آل جو کیپیسٹی ہے. اور یہ چیلنج انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آیا جب ہم نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو کیا, اور انیشلی ہماری جو بیوروکریسی ہوتی ہے, یا ہمارے وہ لوگ جو انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ یا بزنس سے یا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ان کے 2 پرابلمز ہوتے ہیں. نہ صرف کیپیسٹی جو کہ جنرلی بات کرتے ہیں ہم لوگ, دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ادھر وہاں پر کوئی آدمی 1 سال سے زیادہ رہتا نہیں ہے. ابھی ایون خیبر پختونخوا میں جب میں تھا تو میرے 3 سال کے ٹینیور میں وہاں پر 4 سیکٹری انڈسٹریز آئے, اور یہ جو چیلنج ہے یہ نظر تو بہت منیمل آتا ہے, لیکن اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے, کیونکہ جو ریزیلینس ہوتی ہے فار انڈر ٹیکنگ سم تھنگ لائک بزنس, کیونکہ اس کی پالیسیز, اس کی جو ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں ان کو سمجھنا. سملرلی آ چکے آپ نے ڈسکشن اسٹیل سیکٹر پہ کہی ہے, اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو انڈسٹریز ہیں جو کہ یا ٹرشری انڈسٹری ہے, ان تینوں سیکٹر کے اندر, یا اگر آپ مائننگ سیکٹر کے اندر جانا چاہتے ہیں یا را مٹیریل سے ریلیٹڈ انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں, ان سب سے جو سب سے زیادہ ایسوسیٹ کرتی ہے وہ اسٹیل سیکٹر کرتا ہے. سملرلی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کے اندر بھی اسٹیل سیکٹر امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. اور اگر ہم اس طرح کی انڈسٹری جس کے اندر ہم نے ایک ریزیلینس شو کیا اوور دی ایئر, جب سے پاکستان بنا ہے اس سے ایسے لوگ جس طرح عباس صاحب ہیں, ایف اسٹیل ہے, یا اور اس طرح کی جو انڈسٹریز ہیں جو کہ سپورٹ کر رہی ہیں, اور جس طرح کنسٹرکشن کی ہمیں ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر انفلیشن آتی بھی ہے, اور اوور آل جتنی بھی اسٹڈیز ہو رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2023 ول بی ہارشر دین 2022, اور اس کے بعد شاید اسٹیبلٹی ہے. اس کے اندر آپ کو اپنے کنسٹرکشن سیکٹر, کیونکہ ہم لوگ ایک رسک ایورس ان ٹرمز آف آور اسپینڈنگ, ہم رسک ایورس ہیں, اور اس لحاظ سے ہمیں بہت آسانی سے کنسٹرکشن سیکٹر نظر آتا ہے. تو اگر ہم نے اسٹیل کی انڈسٹری کو, سیمنٹ کی انڈسٹری اور اس طرح کی انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کیا تو ہمارے لیے چیلنجز ہوں گے. لاسٹلی میں ضرور بتاؤں کہ گورنمنٹ کو پی ایس ڈی پی کو بہت وائزلی یوز کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف اربن سینٹر میں سڑکیں یا بریجز بنا کے اکنامک ایکٹیویٹی لائیں, آپ کو رورل اربن سینرجی لانی پڑے گی. ایسی سڑکیں, ایسے بریجز, ایسی کنیکٹیویٹی کو پروموٹ کرنا پڑے گا جو آپ کے رورل اکانومی کو بھی جنریٹ کریں اور آپ کی ریجنل انٹیگریشن کو دیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک اور موقع ہم ضائع کر دیں گے اگر ہم نے سی پیک, بی آر آئی یا اس طرح کی جو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس سینٹرل ایشین ریپبلک کے پرائم منسٹر بھی, پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے تھے, اور ادھر بھی بات ہوتی ہے. ریسنٹلی کاسا 1000 کی بات ہوتی ہے. اور اگر ہم اس طرح کے انیشیٹوز کو نہیں سپورٹ کریں گے تھرو آر پبلک سیکٹر اسپینڈنگ, اور اسی طرح ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی طرف اپنا دھیان رکھیں گے, تو پھر ہم ایک سائیکل میں آتے رہیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے اور ہمارے ساتھ پورا پینل موجود ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. عباس اکبر علی صاحب, بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر چھوٹے بڑے کارخانے ملائیں تقریباً اسٹیل مینوفیکچرنگ کے حوالے سے تو کچھ 600 کے قریب ہیں, لیکن ہم اپنے آرگنائز سیکٹر کو دیکھتے ہیں وہاں پر 18 یا 20 جو ہے بڑی کمپنیز ہیں, ہمارے ادارے ہیں جو کہ 80% مارکیٹ کیپچر کرتے ہیں. جو ہماری ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کرنے کی اہلیت کے باوجود جو کیپیسٹی ہے وہ 40 to 60% ہے ان اداروں کی. ذرا اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا, کیوں پورا نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے
पाकिस्तान के अंदर में जो कैपेसिटी है इट इज मोर देन सफिशिएंट हमारे क्या नाम है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ स्टील बार्स एंड स्टील प्रोडक्ट्स इन द कंट्री. ये गलत क्या नाम है तासुर दिया जाता है कि जी आज भी देखिए स्टील के जितने भी कारखाने हैं चाहे वो फॉर्मल सेक्टर में हो या इनफॉर्मल सेक्टर में हो, many of them have either closed down or they are operating at 40 to 50% capacity only. अच्छा. एक तरफ से जो है उनका खाम माल इंपोर्ट के लिए एलसी नहीं खोली जा रही है. जो एलसी खोल दी थी उसका माल आके पड़ा हुआ है डैमरेज में और डिटेंशन चार्जेस में. So the people who have imported their raw materials for the steel furnaces and rolling mills, उनको क्या नाम है माल पड़ा हुआ है पोर्ट पे. वो तो सर फिर सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, सिर्फ स्टील नहीं बल्कि पोर्ट के ऊपर जो एक डॉलर्स नहीं है इस वक्त बैंकों के पास क्लियरेंस करने के डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं. कभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं. एंड देयर विल कम अ टाइम when there will be really a big shortage of steel bars in the country. और वो क्या नाम है जो है बहुत सारे लोग चाहेंगे कि ये इंपोर्ट फ्री कर दिया जाना चाहिए. हम ये चाहते हैं कि जी हम इंडस्ट्री को इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए और अपने कारखाने चलाएं, इसलिए कि जॉबलेसनेस जो है इंक्रीज हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, लोग क्या नाम है घर पे बैठे हुए हैं. एटलीस्ट हमारी जो इंडस्ट्री है अमरेली स्टील्स ने एक बंदे को भी अभी घर वापस नहीं पहुंचा है. मगर हम प्रोडक्शन उतना कर रहे हैं जितना हम बेच सकते हैं. देयर इज अ ग्रेट डिक्रीज इन द डिमांड. जब डिमांड ही नहीं है तो हम प्रोडक्शन करके क्या करेंगे. तो वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली फॉर विच मटीरियल दैट वी कैन सेल. अच्छा ठीक है, जाहिर है कि फिर वो अंडर यूटिलाइजेशन होता है आपका. जरक साहब आपकी तरफ आता हूं. बात यह है कि 2005 का अगर मैं जलजला याद करूं और उसके बाद हमने देखा था कि कैपिटल मार्केट्स में हमारे सीमेंट और कंस्ट्रक्शन और एलाइड इंडस्ट्रीज जो है इनके शेयर्स बड़े जो है वो उन्होंने इंप्रूव किया था, बहुत ऊपर गए थे. और एक ये था कि जनाब इनकी रिहेबिलिटेशन होगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, एक्टिविटीज जो है वो बढ़ेंगी. इस तरफ अगर मैं नजर दौड़ाऊं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं आपके स्टील सेक्टर में, उसमें क्वालिटी स्टील है, आयशा स्टील है, मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉर्पोरेशन है, क्रिसेंट है, मुगल है, अमरेली है, दोस्त है, इंटरनेशनल स्टील है, आगा है, ये तमाम इनके अगर शेयर प्राइस के ऊपर मैं जाके देखूं तो वहां पे एक बिग डिक्लाइन यहां पे जो है वो नजर आ रहा है इनकी शेयर वैल्यू के ऊपर. जाहिर है कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे इनकी बुक्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है. तो ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान में. जब हम चीप फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए हम जाते हैं, लिस्टिंग करते हैं और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने काम को, अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे, बट अल्टीमेटली ये फेलियर है सारी चीजों का यहां पर आके. बिल्कुल ठीक कहा आपने इमरान साहब. बिफोर आई कम टू दैट पॉइंट मैं एक पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा. जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जी पाकिस्तान 1600 मिलियन टन में सिर्फ 4 मिलियन टन बनाता है. मुल्क दुनिया भर की 1600 मिलियन टन की प्रोडक्शन है स्टील की. इसमें मैं थोड़ा सा मजीद ऐड करना चाहूंगा. चाइना 950 मिलियन टन बनाता है, लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हमारा हमसा है. ऑलमोस्ट 50 प्लस है. 56% of the world's steel is being made by China, our neighbor. आपका इंडिया जो कि हमारे साथ हर चीज में हम उनके साथ मुकाबला करते हैं 118 मिलियन टन स्टील बनाता है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है. सो दिस सबकॉन्टिनेंट बेल्ट ये स्टील बनाने के लिए बनी हुई थी. अनफॉर्चुनेटली हम 4 मिलियन टन पे बैठे हुए हैं. अब्बास साहब की ने बात कहा कि रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे स्लोनेस है या डॉलर की कमी. मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं सर. चैप्टर 84, चैप्टर 85 जो कि स्पेयर पार्ट की इंपोर्ट है उस पे टोटल बैन है स्टेट बैंक की तरफ से. पहले टोटल बैन था, फिर 50,000 और लाख डॉलर वाली इनने एक एलसीओ की खोलने की शुरुआत कर ली. आपका स्पेयर पार्ट इज बैंड, कैट फूड इज अलाउड, शैंडिलियर का चैप्टर अलाउड है, आपके कॉस्मेटिक्स का चैप्टर अलाउड है. ये कैसी इकोनॉमी है जिसमें आप कैट फूड और कॉस्मेटिक्स हमारे इधर जो वो है दे कैन
easily substitute this with other items. लेकिन आपका स्पेयर पार्ट जो बाहर से इंपोर्ट होना है, जो कि एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का स्पेयर पार्ट है, दैट कैन नॉट बी मेड इन पाकिस्तान. कम से कम इकोनॉमी जो कैटलिस्ट हैं, जनरेटर्स ऑफ इकोनॉमी है, फैक्ट्री, उनके स्पेयर पार्ट तो सबसे आखिर में बैन करने चाहिए. उनने वो सबसे पहले बैन कर दिए. तीसरी बात सर, अगर स्टील सेक्टर स्क्रैप के इंपोर्ट की वजह से, जैसे अब्बास साहब ने कहा कि जी एलसीआर नहीं खुल रही है, एलसीआर खुल के डॉलर नहीं मिल रहा है, स्टील नहीं होगा तो आपकी बिल्डिंग मटेरियल की कोई मोर देन 40 कारखाने वो सब बंद हो जाएंगे. क्योंकि जब स्टील नहीं होगा, सीमेंट नहीं लगेगा, सीमेंट नहीं लगेगा, ग्रे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ग्रे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो पाइप की फैक्ट्रियां, आपकी वायर्स की फैक्ट्रियां, वो सारी फैक्ट्रियां आपकी स्लोली क्लोज डाउन पे जाएंगी, विच विल लीड टू आपकी बैंकिंग सेक्टर में अफरा तफरी बनेगी और स्टॉक एक्सचेंज में बिल्डिंग मटेरियल कारखानों की अफरा तफरी बनेगी. नाउ कमिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज, जो आपने पॉइंट कहा, आपका जो स्टॉक एक्सचेंज का बास्केट है KC 100 का, उसमें स्टील सेक्टर तो आता नहीं है क्योंकि दैट इज मेंटेन्ड बाय लार्जर कंपनीज. स्टील सेक्टर की कंपनियों ने, क्योंकि डेवलपमेंट बजट आपका खत्म हो गया, आपका प्राइवेट इन्वेस्टर इंस्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रहा, स्टील की डिमांड, सीमेंट की डिमांड, इट्स नॉट ओनली स्टील, सीमेंट भी नीचे गया है, आपके सारे बिल्डिंग मटेरियल का सेक्टर नीचे गया है. इट इज वन इज कि जी ये स्पेसिफिकली नीचे गया क्योंकि स्टील की डिमांड या बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड नहीं है. और दूसरा, जो आप डिस्काउंट रेट बढ़ाते जा रहे, तो एक बंदा क्यों स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करे जब उसको दूसरे डेट में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट 18-19% की या 17-18% की मिलती है. एंड लास्टली, आपका जो गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक से लोन्स लेना शुरू कर लेता है, तो ये तो हमारा मुकाबला लोन्स में या डेट मार्केट में किसके साथ है? गवर्नमेंट के साथ है. आपके बैंक टी बिल्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को लोन देते जाओ, इकोनॉमी या इंडस्ट्री को लोन ना दो, उसका कोई हींग फायदा नहीं लगे है. ना फिटकरी, रंग भी चौखा. जरक साहब, हींग करी, रंग भी चौखा. जी जी ठीक है, जो हमारी जो ट्रेजरी पे. नाउ हसन साहब, अब प्रॉब्लम ये है, जो हम बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट्स महंगी हो गई, दूसरी चीज ये कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारे यहाँ काम नहीं होता. हमारा जो पूरा इकोनॉमिक मॉड्यूल है वही इंपोर्ट बेस्ड है. रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके हम अपनी जो है फर्निश गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं. फिर हम नारा लगाते हैं कि एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं, 6% की ग्रोथ और 7% की ग्रोथ. बाबा, तबाह आपको बर्बाद जो किया है मईशत ने, वही 6% और 7% की ग्रोथ ने किया. क्योंकि जब आप जाते हैं 6% 7% के ऊपर, आप अपना पूरा का पूरा इंपोर्ट बिल जो है धड़ाम से आके आपकी पूरी जो है वो बैलेंस को खराब कर देता है और फिर आप IMF के दर के ऊपर खड़े होते हैं. वी नीड 3 और 4% की एक परसिस्टेंट अगले 5-10 साल के लिए ग्रोथ, देन उसके बाद हम आगे बढ़ें. एक ये पॉइंट. और दूसरा पॉइंट ये कि आपके यहां इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं हो पा रही कि आपके FTAs जो हैं, स्पेशली विद चाइना एंड अदर कंट्रीज, वही आपकी मईशत के ऊपर सबसे बड़ा जो कुल्हाड़ा मारा है वो इन FTAs ने मारा है. हमको इनको रिवाइज करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए. हसन साहब. जी इमरान साहब, आप फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट वांट टू बी अ डूम्सडे मर्चेंट हियर. मैं आपके सामने रियलिस्टिक बातें करूंगा. एक तो ये कि हम हर जगह जब SEZs की भी बात करते हैं तो वहां पर हम चैंपियन करते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इंडस्ट्री लानी चाहिए या एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री लानी चाहिए. मेरा तो प्रिंसिपल डिसीजन ये है और प्रिंसिपल रिकमेंडेशन ये है कि हमें इंडस्ट्री लानी चाहिए. इंडस्ट्री नहीं लाएंगे तो कोई भी आप सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं ला सकते. बाकी तमाम ये जो आप प्रोग्राम्स लाते हैं, एहसास या अदरवाइज, उनका इम्पैक्ट उतना नहीं होता जितना इंडस्ट्री लाने से होता है. दूसरा ये कि आपने बात की, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से बेहतर ये है कि आपके पास जिनकी चीजों की रॉ मटेरियल है उनकी वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री ला लें. और आपने हर दफा कोशिश की, और मैं रिकमेंड ये करूंगा आपके प्रोग्राम के तवसुत से, कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, चाहे वो करेंसी स्वैप की करनी है, चाहे आपने किसी किस्म की इंडस्ट्री को लाने की करनी है, तो आपके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. आप अक्रॉस नेशन ये डेवलपमेंट मॉडल ना लाने की कोशिश करें, उन SEZs के अंदर लाने की कोशिश करें, उन पे इम्प्लीमेंट करें और एक्सपेरिमेंट करें. एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो नेशन वाइड उस तरह की डेवलपमेंट लेकर आने कुछ. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. और चाइना से ही सीख लें, वो इंक स्पॉट डेवलपमेंट लाते हैं, ईस्ट कोस्ट से उन्होंने शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता
वेस्टर्न इकोनॉमीज और जो उनकी डिस्ट्रिक्ट। दूसरा ये कि आप हमेशा कहते हैं कि जी आपके पास 18th अमेंडमेंट एक चैलेंज है, फिर अगेन आई विल गो बैक टू चाइना, वहां पर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज, प्रोविंस वाइज कंपटीशन होता है। तो क्या हम इसके 18th अमेंडमेंट को क्या हम एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेवर में नहीं ला सकते, जिसमें सिटीज, जिस तरह आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कंपटीशन कराया वर्ल्ड बैंक ने, और उसके अंदर पंजाब से और हमने केपी से और अदरवाइज कोशिश की कि हर शहरों के अंदर ये रेगुलेटरी की रिजीम लाके उससे डेवलपमेंट ला सके। दूसरा, मैंने अभी रिसेंटली एक रिसर्च की थी, मुझे TDAP ने कहा था फॉर FTA विद चाइना, FTA 2 की बात। देखिए, प्लीज डू नॉट ब्लेम FTA या PTAs फॉर आवर इनएफिशिएंसी। जब हमने चाइना के साथ FTA किया तो उसके अंदर पाकिस्तान को एक बहुत ही प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया गया था। उसके अंदर पाकिस्तान को एक बहुत ही कंसिडरेबल टाइम दिया गया था कि जो भी उसका इम्पैक्ट होगा FTA का, उसमें पाकिस्तान को फेवर किया जाए, और उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन पीरियड चाइनीज इंडस्ट्री आएगी। अब अगर आप इंडस्ट्री नहीं लगाते, आप ये उस चीज को चेंबर वाइज, और इसमें मैं चेंबर्स की भी नाकामी कहूंगा, FPCCI ने भी इसको स्टडी करना था सेक्टर वाइज, जाके हर आइटम वाइज हर टैरिफ लाइन को स्टडी करना था, और उस 313 टैरिफ लाइंस के अगेंस्ट आपने देखना था कि आप किस किस्म की सपोर्टिंग इंडस्ट्री लगा सकें। यहाँ पर हर जगह इतना ओवरवेलमिंगली हम पॉलिटिक्स करते हैं, इवन चेंबर्स में भी नहीं छोड़ते पॉलिटिक्स को। तो मैं ये करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप एक तो पॉलिटिक्स को बिजनेस से और इंडस्ट्री से और इकोनॉमी से इंसुलेट करें। दूसरा ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन FTAs को पढ़ तो लें, वो चेंबर्स के अंदर थिंक टैंक्स होने चाहिए। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ अब्बास अकबर अली साहब के पास कि सर ये FTAs जो हैं और PTAs की बात की जा रही है, FTAs की बात की जा रही है, ये कितने बड़े हर्डल है, या दाऊद साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं आप उससे एग्री करते हैं? और दूसरी चीज ये कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से उन्होंने बात की, वहां पे हम किस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? अब्बास साहब जी, मैं पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर मैं बात करूंगा। अमरीकी स्टील्स ने काफी हद तक डिटेल स्टडी की है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो लॉज है, बिल है, यहाँ पे पाकिस्तान में लेजिस्लेशन है, रूल्स है, और हमने उनको कंपेयर किया है विथ वेरियस कंट्रीज, ठीक, इंडिया, श्रीलंका, all the other countries. ठीक है। Our स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉज बिल के अंदर में काफी खामियां है। आएगा। हाँ, आपकी आवाज कुछ ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज कुछ ब्रेक हो रही है जी। They will go to that. अच्छा, जरा जरक की तरफ रखते हैं। जरक साहब, ये बताइए कि FTAs, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये पाकिस्तान के किस हद तक फेवर में आए, और दूसरे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से जो अभी मेरे दोनों गेस्ट ने बात की, अब्बास साहब ने और दाऊद साहब ने। सर, SEZ और FTA से पहले राउंड अप वन थिंग, जो आजकल हालात चल रहे हैं ना स्क्रैप के इंपोर्ट और डॉलर की जो अनअवेलेबिलिटी एंड मार्कअप रेट से, दिस विल ओनली इंक्रीज द स्टील रेट इन द फ्यूचर, एंड दिस इज गोइंग टू गो अप टू 2,35,000 अगर आजकल के हालात चले जाए। अनकरीब आप देखेंगे 1.5-2 महीने में ये रेट 2.35 पे 2,05,000 से 2,35,000 पे चला जाएगा। कमिंग टू SEZs एंड FTAs, सर, SEZs का जो बेसिक मॉडल है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि आप कोई टैक्स कट्स दे दे, कोई फैसिलिटीज दे दे ऐसी इलाकों में जहां आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जैसे बलूचिस्तान में आप SEZs बनाए, या सदर्न पंजाब में बनाए, या नॉर्दर्न सिंध में बनाए। हमने वो SEZs का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, द कंसेप्शन बिहाइंड दिस वाज कि जी आप अक्रॉस द कंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी
प्लेस करें और डिसएडवांटेजेस प्लेसेस को कोई एडवांटेज दे दें, जो कि उनका फ्रेट का डिसएडवांटेज है, एक्सेस टू फाइनेंस का डिसएडवांटेज है, तो एसईजी के थ्रू उनको एडवांटेज दे दें। हमने अनफॉर्चुनेटली क्या कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल स्टेट क्या रोड के दूसरी तरफ हमने एसईजी बना दिया। एग्जैक्टली ये आप वो बात कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्री कोरंगी कराची 35 किलोमीटर आगे आप ले जाकर लगा दें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो फिर ये तो बिल्कुल सही आपने पॉइंट किया इस वक्त। तो इसमें होगा क्या सर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एक तो या तो वो नाराज होगा या फिर वो अपनी थोड़ा सा खर्चा करके, अगर वो कर सकता है, अगर बड़ी इंडस्ट्री ना हो तो मशीनरी उठा के उधर 35 किलोमीटर दूर चला जाएगा। दिस वाज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसईजी। मैं ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतने मसाइल है कि इसमें एक प्रोग्राम के अंदर इसका अहाता करना मुमकिन नहीं है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने इसी पैनल के साथ मैं एक और प्रोग्राम भी करूं और चीजों को इस हद तक हम डिस्कस करें कि सब समझ लें कि भाई अब इन चीजों को आगे लेके चलना है अगर पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया जरक खान साहब, हसन दाऊद भट्ट साहब और अब्बास अकबर अली साहब आज के प्रोग्राम में मौजूद रहे और नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।